सैफ उद्दीन उसी मकान के कमरे में गहरी नींद सोया रहा। सुबह शुरू हुई। बूढ़े ने झांक कर देखा, वो सोया हुआ था। सूरज खासा ऊपर आ गया था। जब इसकी आंख खुली, हारिस की बहन और बीवी ने उसके आगे नाश्ता रखा। उसने हारिस की बहन को गौर से देखा और कहा, तुम जो हमारी खिदमत कर रही हो, इसका हम तुम्हें इतना सिला देंगे जो तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। हम तुम्हें अपने महल में रखेंगे। अगर हम आपको इसी झोंपड़े में रखें तो क्या आप खुश नहीं रहेंगे? लड़की ने हंसकर पूछा। हम तो सहरा में भी रह सकते हैं, सैफुद्दीन ने कहा, लेकिन तुम फूलों के साथ सजा कर रखने वाली चीज हो। क्या आपको यकीन है कि आपके नसीब में महल दोबारा जाना लिखा है? लड़की ने पूछा। ऐसी बात तुमने क्यों कही है? आपकी हालत देखकर लड़की ने कहा, बादशाह का झोंपड़े में छुपना ये जाहिर करता है कि उसकी सल्तनत छिन गई है और उसकी फौज साथ छोड़ गई है। फौज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सैफुद्दीन ने कहा। मैं जरा आराम के लिए यहाँ रुक गया हूँ। महल सिर्फ मेरे नसीब में नहीं, तुम्हारे नसीब में भी लिखा हुआ है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? हारिस की बीवी कमरे से निकल गई। बहन सैफुद्दीन के पास बैठ गई और कहने लगी, अगर मैं आपकी जगह होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दिए बगैर महल का नाम न लेती। अगर आपने मुझे पसंद किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे आपका भागना और छुपना बिल्कुल पसंद नहीं। जंगजू बादशाहों की तरह बाहर निकलें, अपनी फौज को इकट्ठा करें और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें। लड़की भोली भाली शक्ल की थी, उसकी सादगी में हुस्न था। सैफुद्दीन उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें शैतानियत भी थी और मोहब्बत भी। मैं शहजादी नहीं हूं, लड़की ने कहा। इन चट्टानों और सहराओं में पैदा हुई और यहीं जवान हुई। मैं सिपाही की औलाद और सिपाही की बहन हूं। आपके साथ महल में नहीं, मैदान जंग में जाऊंगी। मेरे साथ आप तेजनी का मुकाबला करेंगे, चट्टानों के ऊपर नीचे मेरे साथ घोड़ा दौड़ाएंगे। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, जंगजू भी हो, सैफुद्दीन ने इसके बालों पर हाथ फेर कर कहा। ऐसे प्यारे बाल मैंने पहली बार देखे हैं। लड़की ने उसका हाथ आहिस्ता से परे कर दिया और कहा, बाल नहीं, बाजू। अभी आपको मेरे बालों की नहीं, मेरे बाजुओं की जरूरत है। मुझे बताएं, आपका क्या इरादा है? तुम्हारा बाप खतरनाक आदमी है, सैफुद्दीन ने कहा। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का हामी है और मुझे शायद पसंद नहीं करता। मुझे डर है कि वो मुझे धोखा देगा। लड़की हंस पड़ी और बोली, वो बूढ़ा आदमी है, मालूम नहीं आपके साथ उसने क्या बातें की। हमारे सामने रात से वो आपकी तारीफें कर रहा है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिर्फ नाम सुना है, उसके मुतल्लिक और कुछ नहीं जानता। उससे आप न डरें, ज़ईफ आदमी आपका क्या बिगाड़ सकता है, मुझे आजमाएं। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो लड़की पीछे हट गई। कहने लगी, मैं आपको अपने जिस्म से महरूम नहीं करूंगी, अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन उस वक्त जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर आएं। आप इस वक्त मुश्किल में हैं, मुझसे दूर रहें। मुझे ये बताएं कि आपका क्या इरादा है। सैफुद्दीन अय्याश और तन परस्त इंसान था। जवान और खूबसूरत लड़की इसके लिए अजूबा नहीं थी, लेकिन इस लड़की में उसने ये अजीब बात देखी कि वो उसके आगे झुक नहीं रही। इसके आगे तो हर लड़की सुदाए हुए जानवर की तरह इशारों पर नाचा करती थी। इस लड़की ने उस पर ऐसा वार किया कि उसकी गैरत भड़क उठी। सुनो लड़की, उसने कहा, तुमने मेरी मर्दानगी का इम्तिहान लेना चाहा है। मैं अब उस वक्त तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाऊंगा जिस वक्त मेरे हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार होगी। मैं उसके घोड़े पर सवार होऊंगा। मुझसे वादा करो, तुम मेरे पास आ जाओगी, मुझे अपने साथ मैदान जंग में ले चलें। लड़की ने कहा, नहीं। सैफुद्दीन ने कहा, मुझे अभी फौज तैयार करनी है। मैंने एक आदमी को मूसल भेज दिया। मैंने उन्हें कहला भेजा है कि फौजें इकट्ठी करो और फौरन सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दो ताकि वो हमारे शहरों का मुहासरा ना कर सके। आज शाम तक मेरे दोनों आदमी वापस आ जाएंगे। तुम्हें मालूम होगा कि हलब और हरन की फौजें किस हालत में हैं। हम शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, जवाबी हमला करेंगे और फौरन करेंगे। सैफुद्दीन की शख्सियत यही कुछ थी। जन परस्ती, ईमान फरोशी ने उसके किरदार को इतना खोखला कर दिया था कि उसने एक अल्लड़ और सीधी सादी लड़की से मुतासर होकर उसे राज की भी एक दो बातें बता दी। लड़की ने उसका हाथ चूमा और कमरे से निकल गई।